स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑर्गेनोमेटेलिक सीरीज में हम लोग ने अपना टिन कंपाउंड शुरू किया था। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है और ये इस वीडियो में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे अपना ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनो टिन कंपाउंड में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, देन हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ी थी, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज में ही साथ साथ में कौन सी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और साथ में एक हमने आपको फ्लो चार्ट दिया था, जिसकी वजह से आप एक उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैसे अलग अलग रिएजेंट से जुड़कर हमारा ऑर्गेनोटिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है। साथ ही साथ में हम लोगों ने 3 मेन रिएक्शंस पढ़ी थी जिनका हमने आपके सामने रखा था। अब हम लोग 4th रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें बढ़ेंगे जहां पे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो जब हम देखते हैं ट्राई ऑर्गेनोटिन रेडिकल रिएक्शन कैसे करेगा, इसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ट्राई ऑर्गेनोटिन का है और यहाँ पे आप 3 लगाइएगा, R3SN, ये डॉट नहीं, जीरो नहीं, यहाँ पे रेडिकल है, ये रेडिकल बना हुआ है। ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए रेडिकल की बात आ गई और साथ ही साथ अब इसकी रेडिकल आएगी तो इसकी कुछ रिएक्शंस आएंगी, इनके स्ट्रक्चर आएंगे, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बोल रहा है ए कंपैरिजन ऑफ ए डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे पहले तो दिखा रहा है, कंपैरिजन कर रहा है डिसोसिएशन एनर्जी की, किसकी, Me3CH बॉन्ड की। यहाँ पे ये इस बॉन्ड की बता रहा है, CH बॉन्ड की। मैं कलर कर देता हूँ किस बॉन्ड की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें इस CH बॉन्ड की हो रही है, इसमें इस CH3 की, ये हमारी बात हो रही है। अब ये बोल रहा है डिसोसिएशन एनर्जी Me3CH बॉन्ड की कितनी है और Me3C और CH3 के बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है डिसोसिएशन, वो आपके सामने नेमली लिखी है 104 और यहाँ पे 82 है। मतलब यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी की हमको रिक्वायरमेंट हो रही है पर मोल की, और इसके लिए 82 किलो कैलोरी पर मोल की हो रही है। अब इससे कहेंगे सर इससे हमारा फायदा क्या है, इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि अब ऑर्गेनोटिन के साथ जो हमारा एल्काइल ग्रुप लगा है, ये याद करिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था SnR3 के साथ में हाइड्राइड, जिसको आपने बोला था ट्राई टिन, वो ट्राई एल्काइल टिन हाइड्राइड बोले थे। वही चीज है कि उसमें जो हाइड्रोजन है वो इजिली ब्रेक होगा कि ये, तो ये जब हम लोग स्टडी किए तो हमने एक इसका डेटा देखा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं Me3SNH मतलब ट्राई एल्काइल हाइड्राइड टिन हाइड्राइड की, और फिर सेकेंडली देखे कि ट्राई एल्काइल टिन मिथाइल की, हमारा चौथा ग्रुप भी जो है वो भी मिथाइल है, तो इसकी जब देखी गई, या एक और देखा गया जब टिन और टिन आपस में ही मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड SN और SN, तो Me3SN, और चौथा बॉन्ड क्या SN और SN आके Me3 बना गया। मतलब यहाँ डाइमर टाइप की स्पीसीज बनी है। इनकी जब रिएक्शन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज देखी गई तो क्या पाया गया कि सबसे पहले वाले की, मतलब जो भी हमारी हाइड्राइड के साथ है वो तो 70 है, वहीं जब हम कार्बन के केस की बात करते हैं वो 104 है। तो यहाँ पे कितनी कम है आपके सामने, मतलब ये बॉन्ड इजिली डिसोसिएट होगा। सिमिलरली जब बात आती है CH3 वाले केस की, यहाँ पे जो CH3 था उसके कंपैरिजन में टिन का जो CH3 है वो इजिली टूटेगा, क्योंकि इसमें 82 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, बट टिन वाले में सिर्फ और सिर्फ 65 किलो कैलोरी की ही रिक्वायरमेंट है। दैट मींस टिन वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो इजिली डिसोसिएट होगा। साथ ही में जब हमारा मेटल मेटल वाला है तो उसमें तो और भी कम का है, सिर्फ और सिर्फ 63 किलो कैलोरी पर मोल हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे ये क्या पता चला कि जो Me3SN मतलब टिन वाले मिथाइल और टिन के हमारे जो हाइड्राइड या टिन के ही SN वाले बॉन्ड हैं ये वीक हैं। किसके कंपैरिजन में, कार्बन हाइड्रोजन के कार्बन से कार्बन वाले बॉन्ड से। ये यहाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूफ हो रहा है। फिर हमने क्या देखा, जो R3SN होता है इसी की रिएक्शन क्या करते हैं, इससे हम कंपाउंड से इल्ड कराते हैं एक रेडिकल। कैसे रेडिकल बनाते हैं, R3SN और इसी के साथ दूसरा हमारा SnR3, ये इसकी SN की बताया था, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में पाया जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। 2 वाले का नाम स्टेनस, 4 वाले का नाम स्टैनिक, और स्टेबल कौन सा होता था, स्टैनिक वाला होता था। तो यहाँ पे देखिए 4 ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3 तो हमारे एल्काइल ग्रुप हैं और चौथा मेटल जुड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ रिएक्शन दिखेगी, जैसे ही
ही हम यहाँ पे लाइट डाले, आपको पता है फोटो केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, वहां पे रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जैसे ही आप लाइट डालते हैं वहां पे रेडिकल में हमारे कंपाउंड टूटते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म चलती है जब भी लाइट डालते हैं। तो जैसे ही ये वीक बॉन्ड है, इसमें सबसे वीक कौन सा, देखिए तोड़ने को हम लोग आर वाला भी तोड़ेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि टिन के साथ CH3 एल्काइल ग्रुप को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हमको चाहिए 65 की। लेकिन अगर हमको मेटल मेटल टिन का बॉन्ड तोड़ना है तो सिर्फ 63 चाहिए। तो कौन सा पहले टूटेगा, जिसमें 65 है वो बाद में टूटेगा, जिसकी 63 की रिक्वायरमेंट है वो पहले टूट जाएगा। दैट मींस आपका यहां से बॉन्ड क्लीव करेगा और बनने वाली स्पीसीज दो, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा R3SN, जिसको आप बोल सकते हैं ट्राई एल्काइल टिन रेडिकल फॉर्म हो गया। सिमिलरली जब बोलते हैं ये क्या है, ये हमारा होता है रेडिकल जनरेटर, जो कि परऑक्साइड, ये कंपाउंड है और कुछ नहीं है, ये परऑक्साइड है, यहां पर कुछ नहीं है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जैसे होता है वहीं पे हमारा ये परऑक्साइड बॉन्ड है, हाईली अनस्टेबल होता है, टूट जाता है लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, उससे जनरेट होने वाली स्पीसीज ये है जो कि खुद रेडिकल के फॉर्म में होती है, तो वो दूसरे को भी तुरंत तोड़ देगी क्योंकि खुद स्टेबल होना चाहती है। तो यहाँ वीक बॉन्ड कौन सा है, फिर से यही मेटल मेटल वाला बॉन्ड है, और हमको फिर से अगेन इस बार यहाँ पे दो नहीं, क्योंकि ये इससे रिएक्ट करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इसका, तो ये वाला इसके साथ रिएक्ट करके ये स्पीसीज बनाएगा और ये रेडिकल हमारा बाहर निकल जाएगा जैसे मैंने निकाला है। तो आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। टिन की केमिस्ट्री बहुत आसान है, ये जो पोर्शन आज का पढ़ेंगे बहुत आसान है, बस वही रेडिकल है, इधर से उधर ले जाना है हम लोगों को। द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप आर, जो यहाँ पे हमारे टिन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा है, या हम ये नहीं कह सकते हैं एल्काइल ही है, वो एराइल भी हो सकता है, फेनाइल हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो जो आर ग्रुप है वो डिफाइन करता है इसकी स्टेबिलिटी की। बोला गया है द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप आर हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनोटिन रेडिकल R3SN, ये रेडिकल का आर इधर है, रेडिकल लिखा गया है और R3SN का रेडिकल बनाया गया। मतलब जो आर ग्रुप है वो सिग्निफिकेंट रोल उस पे हमारा जो है इंपैक्ट डालता है, किसके ऊपर, रेडिकल की स्टेबिलिटी, लाइफ टाइम मतलब वो कितनी देर तक रहेगा, कि कितनी जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। तो यहां पर हमने लिखा है R3SN, जैसे ही यहां पे बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ये स्पीसीज बनेगी, और बल्की ग्रुप होगा तो वो स्टेबल बनता है और उसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है। अगर बल्की ग्रुप होगा, एरोमेटिक, यहाँ AR लिखा है, एरोमेटिक है, इसका मतलब यहां पे हमारी जो रेडिकल बन रही है इसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा, ये स्टेबल होगा, और कोई भी स्टेबल चीज जो है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, सिंपल नॉर्मली पड़ी रहती है। तो ये जो है रेडिकल नॉर्मल रहेगा और स्टेबल, मतलब स्टेबल हमारा रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। सेकंड में ये हमने दिखाया है, कोई भी रेडिकल बन रहा है, पीछे यही बन रहे हैं, यहाँ पे AR3 का SN है, यहाँ पे हमारा R3SN था, यहाँ भी R3SN है। मतलब जब भी हमारा बन रहा है तो कोई ट्राई एल्काइल या ट्राई एराइल टिन का रेडिकल बन रहा है तो वो आपको 3 वैलेंसी ये और यहाँ पर रेडिकल होगा, जिसके शेप को हम लोग पिरामिडल शेप कहते हैं, क्योंकि अमोनिया का भी हमें पता है, अमोनिया के पास यहाँ लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हम लोग पिरामिडल शेप कहते हैं। और आप सामने देख लीजिए, इसका भी पिरामिडल शेप ही है, इसका भी पिरामिडल शेप है, तो इसको हम लोग पिरामिडल शेप बोल देंगे। साथ ही में जो हमारा रेडिकल बना है, ट्राई एल्काइल टिन का रेडिकल बना है, अगर RX बॉन्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ये बॉन्ड RX बॉन्ड भी तो वीक होता है, और RX बॉन्ड वीक होता है तो यहाँ पे R' इसको लिया है तो ये ब्रेक करेगा, तो ये इसके साथ, ये X वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और R ग्रुप हमारा इसके साथ निकल जाएगा बाहर, रेडिकल बना के बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड तो इधर से टूट ही रहा है, हेलोजन हमारा पहले ही टूट के इधर आ गया, आर ग्रुप यहीं जाएगा क्योंकि सेम आर ग्रुप पहले अटैच होते हैं। यहाँ पे फिर हम कुछ बात कर लेते हैं कैसे हमारा ये जनरेट होगा, ये जो हमने पिरामिडल शेप का बनाया है, रेडिकल फॉर्म टिन की बनाई है, वो कैसे जनरेट होगी। हमने R3SN मतलब ट्राई एल्काइल टिन हाइड्राइड, ट्राई एल्काइल टिन हाइड्राइड लिया, उसमें हम लोगों ने कोई भी, ये परऑक्साइड जनरेटर है वही है, ये ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप O, और ये भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ये यहां से टूटता है, वही यहां पे रेडिकल बनेगा और रेडिकल ही अटैक करने जाएगा, तो वहां पे शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिखा गया है,
ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, साथ में HNU लिखा गया, चाहे HNU यूज करिए चाहे ये, दोनों क्या काम करेंगे, रेडिकल जनरेट का। सिंपल यहां से कौन सा रेडिकल बनेगा, ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड है तो ये टूट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे SN है, R है, तो गामा रेस डाली गई है तो एक R रेडिकल निकल जाएगा, मतलब R रेडिकल निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, R3SN का रेडिकल, वो R3SN ये है। सिमिलरली इस वाले से सबसे वीक बॉन्ड यहाँ वाला है, टूटने को ये R ग्रुप भी टूटेगा लेकिन वो स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो सबसे पहले यहां से ये टूटेगा और हमें मिलेगा क्या, R3SN के 2 मॉलिक्यूल, और उसी उन सब का ही ये स्ट्रक्चर है जिसका शेप है पिरामिडल। ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, इसका शेप जो है पिरामिडल शेप है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाया है। आपके यूनिवर्सिटी का जितना भी बीएससी का सिलेबस है उसका फुल सेमेस्टर रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए विज्ञान वृक्ष लाया है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको दी जाती है जितनी भी रिटर्न यहाँ पीडीएफ हम लोग पढ़ाते हैं उनका पीडीएफ कंटेंट दिया जाता है, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जिससे आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, तो आप CUET PG जैसे एग्जाम्स में इनरोल करने के लिए CUET PG का एग्जाम क्रैक करेंगे, जहां से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलती हैं MSc करने के लिए केमिस्ट्री से। साथ ही साथ में अगर आपका सपना है IIT जैसे जगहों से पढ़ने का, IIT क्रैक करने का, तो विज्ञान वृक्ष उसमें आपकी सहायता करता है। बहुत ही लो कॉस्ट में आपको IIT जैम सिलेबस का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स देने की। IIT जैम एग्जाम वो एग्जाम है जिसको क्रैक करने के बाद, जिसको पास होने के बाद स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है IITs और NIITs में। साथ ही साथ में इन कोर्स के साथ आपको दी जाती है टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जितनी भी हो रही है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि आप कहां पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज होगी वो ऑल ओवर इंडिया की होगी, सब बच्चे देखेंगे, तो आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कैसे इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए। अगर आप मास्टर के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं या मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट जैसे कोर्स विज्ञान वृक्ष लाया है, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में। अगर आप IIT गेट क्रैक करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाते हैं। जो भी इंडिया में PSUs हैं, ONGC, DRDO, बार्क और जितनी भी हमारे PSUs हैं, उनमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक नहीं आई किसी कारणवश तो आप MTech कर सकते हैं IIT से, लेकिन अगर आप मास्टर्स पहले ही कर रखे हैं तो MTech करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप PhD करिए और PhD करते करते IIT से आपको फेलोशिप मिलती है, जिससे आप इजीली वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में CSIR नेट का बताने के लिए क्या है, आप में से बहुत बच्चों का पैशन टीचिंग है, तो टीचिंग के लिए जो है CSIR नेट जो है, गवर्नमेंट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी वगैरह हो, तो उसके लिए CSIR नेट कंपलसरी होता है। और अगर आप CSIR नेट का विज्ञान वृक्ष से कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक कंटेंट दिया जाता है। एग्जाम अच्छा खासा होता है, लेवल अच्छा होता है, लेकिन जब आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिकली करोगे, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करोगे, तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप इसको अच्छे से क्रैक करते हैं तो इसमें मिलती है आपको JRF में आपको क्या होता है, आप कहीं भी PhD के लिए अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कंटिन्यूअस 5 ईयर तक आपके PhD के ड्यूरेशन में पूरा फुल फेलोशिप मिलती रहती है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए, हम लोग देख रहे थे कौन कौन सी प्रिपरेशन, फोर्थ मेथड देख लिया, उसका रेडिकल फॉर्मेशन देख लिया। अब बात आते हैं, सबसे पहले इंट्रो, फिर प्रिपरेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज। फोर्थ पार्ट होता है स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, और लास्ट होता है एप्लीकेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड क्या है, डाइवेलेंट टिन होता है जो कि बताया था अनस्टेबल होता है वो, और टेट्रावेलेंट SN2 ऑर्गेनो टिन कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर जो पाए जाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहेंगे ये कैसे है सर, इसका तो ये 2 होगा, इसका 4 होगा, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़ जाती। मतलब हम लोग तो हर बार यही लिखते आए हैं, ये कैसे बढ़ गया, मैं भी डायग्राम के थ्रू अगर आपको बताऊंगा तो बेटर एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपाउंड की, R3SNX। R3SNX इज द आवर
फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं R3SNX को पढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनोटिन हैलाइड। ये ऑर्गेनोटिन भी है, उसमें हैलाइड है, तो इसमें दिखाया ये इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? जब इसका आप वेपर फेज में देखने जाते हैं, जब इसको वेपर फेज, गैसियस फेज याद करिए, इसको लिखाया था कि सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, सोल्यूशन में कैसे होते हैं, और गैसियस फेज में कहते हैं। वही चीज है कि जब वेपर फेज में अगर आप बात करने जाओगे, यहाँ पे हमारा R3 है, तो इसको क्या बोलोगे? ट्राई ऑर्गेनोटिन, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट 3 है, तो ट्राई ऑर्गेनोटिन हैलाइड है। वो हम जब देखने चाहते हैं तो टेट्राहेड्रल शेप होती है, और टेट्राहेड्रल शेप होने का मतलब वो मोनोमर है, और ये आपके सामने बना है। देखिए एमी हम 3 ले लिए, तीनों हमारे कैसे हो गए? ऑर्गेनिक पार्ट हो गए, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राई मिथाइल टिन हैलाइड। कोई भी हैलाइड हो सकता है। तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? 4 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड है। जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती, वो बनी है। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो पहले ही पढ़े थे। प्रॉब्लम कहां से आई? जब हम देखा इन द सॉलिड स्टेट द हावेयर Me3SNF, जो हमारा ट्राई ऑर्गेनोटिन हैलाइड है, या इसी को बोल सकते हैं ट्राई मिथाइल टिन फ्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, तो वो दिखाया कि लीनियर पॉलीमर टाइप को हमको दिखता है। पॉलीमर कैसे बन गया ये भी हम बात करते हैं। जो फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रिजिंग टाइप की कंडीशन दिखाता है। ये तो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे मिथाइल ग्रुप। ये वाले ग्रुप हमारे कहां पे होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये कहां चले जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे। और इसी जियोमेट्री को आप क्या बोलते हो? इसको टीबीपी बोलते हो, मतलब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ये तो हमारा ट्रायगोनल हो गया, और ऊपर नीचे पिरामिड इस तरह का बन रहा होता है, और एक नीचे से बन रहा होता है, जिसकी वजह से आप बोलते हो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ये जो जियोमेट्री है, मैंने बताया था, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कैसे है? ये ऐसे बनता है, कुछ इस तरह की। वहां पे ब्रिजिंग टाइप की होने लगती है, जैसे एल्यूमिनियम में हुई थी। सिमिलरली द करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स हैज द सिमिलर स्ट्रक्चर। ये तो फ्लोराइड का बनाया, इसी तरह इसको हटा के यहां क्लोराइड रख सकते हो, सिंपल सी चीज है। साथ ही साथ में ट्राई इथाइल टिन थायोसाइनेट हैज एन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, मतलब जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, थायोसाइनेट मतलब साइनाइड ग्रुप वाला आएगा, वो भी यहाँ फ्लोरीन को हटा के वहां पे साइनाइड ग्रुप लगा दीजिए, सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। साथ ही साथ में हमारा क्या है? सेकंड कौन सा है? R2SNX2। R2SNX2 कैसे? ये सारे वही हैं, बनेंगे R4SN से ही। R4SN में जैसे ही हम Cl4 डालते हैं, अगर एक रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा, 2 रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा, 3 रिप्लेस कर दोगे तो फिर आगे वाला बनेगा, या आप कह सकते हो RSnCl3 कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ R2SnCl2 बना है। इसके लिए देखेंगे डाई ऑर्गेनोटिन डाई हैलाइड्स, R2SNXR टेट्राहेड्रल मोनोमर। ये भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे ऊपर वाला है, बस यहाँ पे Me की जगह इस बार क्या हो जाएगा? यहाँ भी X हो जाएगा। लेकिन फिर से वही चीज है, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। इन द वेपर स्टेट, ये तो वेपर स्टेट या गैसियस फेज की बात हो रही थी, वहां भी गैसियस में मोनोमर था। सॉलिड स्टेट में जाते हमें क्या मिला? टीबीपी शेप मिल गई, और वहां पे ब्रिजिंग टाइप की देखने को मिल रही थी। सिमिलरली दिस स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड इन द सॉलिड स्टेट एज सजेस्टेड बाय लो मेल्टिंग पॉइंट। वहां पे देखा गया सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा, और कैसे? Me2SnCl2 ये कंपाउंड लिया, और साथ ही में उसके हम Me की जगह ET भी ले सकते हैं, मतलब R ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, Me हो सकता है, ET हो सकता है, C3H5 कुछ भी हो सकता है। ये लिया तो क्या देखा गया? इट शोज इंटरमॉलिक्यूलर SNX बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे है ना, ये प्योर बॉन्ड नहीं, क्योंकि फ्लोरीन, आप यहाँ पे आप में से कई बच्चों ने पूछा नहीं कि SNF फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, ये कैसे 2-2 बॉन्ड बना ले? ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, इसके पास तो ऑर्बिटल लेनी होती हैं, ऑलरेडी सारे फिल होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, यही चीज ऊपर के लिए है कि यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्शंस होते हैं। ये जो चीज लिखा है, सोज इंटरमॉलिक्यूलर SNX इंटरैक्शन विद ए कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री। कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री के साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्शन होता है, और होता क्या है? इसमें टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में पाया जाता है। इसमें तो टेट्राहेड्रल है और टीबीपी है, लेकिन R2SNX2 जो है वो टेट्राहेड्रल में पाया जाएगा। टेट्राहेड्रल में कब होगा? जब मोनोमर में होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, जब मोनोमर में होगा तब तो टेट्राहेड्रल में पाया जाएगा। ये मोनोमर में टेट्राहेड्रल है। यहां भी लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल कब होगा? जब मोनोमर होगा। और ये कौन सी स्टेट है? ये पॉलीमर है।
तो सिमिलरली ये मोनोमर कब होगा, टेट्राहेड्रल जब है, साथ में जब ऑक्टाहेड्रल होगा तो ये कैसा होगा, ये पॉलीमर है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो ये मैंने आपके सामने बनाया है, ध्यान से देखिएगा। ये 4 फ्लोरीन नहीं है, मतलब कि एक CN से हमने, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका अगर फॉर्मूला देखिए SnF2 और हमारा Me लिया है तो Me2, इसी कंपाउंड को हमने यहां बनाया है। बस प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हेलोजन और टिन के बीच में हमारा क्या हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है। तो मतलब 2 तो प्योर बॉन्ड है इसके और ये 2 एमी वाले, लेकिन ये फ्लोरीन इसके नहीं है, ये दोनों फ्लोरीन, एक इसका फ्लोरीन एक इसका, लेकिन इसके साथ इंटरेक्शन है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन है। अब देखिए एक फ्लोरीन इसका खुद का है और एक मान लीजिए ये फ्लोरीन इसका है और 2 एमी इसके हैं। तो ये जो फ्लोरीन है ये वाला किसी दूसरे का है, उसके साथ इसका इंटरेक्शन है, इसके फ्लोरीन के साथ एक इसका इंटरेक्शन है। मतलब ओवरऑल यहां पे क्या है, हमको ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री मिलती है। किस लिए मिल जाती, कैसे मिलती है, यहां पे हमने देख लिया कि खुद तो 2 उसके खुद फ्लोरीन होंगे और एमी ग्रुप क्या होंगे, एमी ग्रुप इसके जो होते हैं वो ट्रांस है। इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखा भी था मैंने, द मिथाइल ग्रुप्स, ये लीजिए यहां पे द मिथाइल ग्रुप्स ऑक्यूपाइज ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्यों, अगर बीच में आ गया तो एमी ग्रुप इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एमी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती। यहां इंटरेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारा मेटल है और मेटल पॉजिटिव शो करते हैं और ये निगेटिव, तो इसके लिए इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन मिथाइल आ जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव ज्यादा थोड़ी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ फ्लोरीन को बॉन्डिंग या इसमें रखेंगे और जो एमी ग्रुप हैं उनको ट्रांस में रखेंगे। सिंपल सी चीज है। ये रहा कि यहाँ पे डबल फ्लोरीन, मतलब 2 फ्लोरीन कैसे होंगे, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर को कंटेन कर रहे होंगे और हमारा 6 कोऑर्डिनेशन टिन मिलेगा। जबकि हम देखे हैं, हम पढ़े सिर्फ किसके लिए हैं, SnR4 और SnR2 ये पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल, मतलब SN6 टाइप की हमको स्पीसीज मिल रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन की वजह से शेप आती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। लास्ट में आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रो देख लिया था, प्रिपरेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी और स्ट्रक्चर देखा। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन मैंने जितना लिखा यहीं पे लिख दिया, क्योंकि ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूज हैं। इसका यूज अब रिसेंट डेज में बढ़ गया, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पता की गई हैं। जैसे जैसे और इनकी प्रॉपर्टी किसी से अच्छी, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड वाला ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड देखा था, उसका क्या था, जिगलर नाटा कैटालिस्ट में बहुत हाईली यूज है। हो सकता है जल्द इसका भी रिसर्च में किसी कैटालिस्ट या किसी तरह का यूज आए और एक्सटेंसिवली हम लोग इंपॉर्टेंट रोल की तरह पढ़ें और स्पेसिफाई करके पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तब तक के लिए द फिगर आउट सम ऑफ द बेस्ट फाइंड वाइडेस्ट रेंज ऑफ ए यूजेज इन द वर्ल्ड वाइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसका इंक्रीज कर दिया गया है या इंक्रीज हो गया है। कितना हो गया, 50,000 टन लेवल लगभग हो गया है। और इसके बहुत सारे इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे यूज हैं और लैब्स में उतना कुछ खास नहीं है। 1-2 रिएक्शन है जहां हम लोग पढ़ते हैं HNHCl टाइप की, जहां पे रिडक्शन होता है। SNHCl टाइप की आपने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी होगी, ये जैसे रिएक्शन है तो इस तरह की रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन आता है और H+ की प्रेजेंस में हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहां पे हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेके आपके साथ जल्दी ही आएंगे। थैंक यू सो मच।